जो कोई मुझे यहाँ पे कंफर्म करके बता सकता है आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट हमने स्टार्ट किया था। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। एक कंडीशन में क्या पढ़ा था कि कोई रियल नंबर के है और जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा, बेसिकली यहाँ पे जो के आइदर साइड में बोल सकते हैं या रूट्स अल्फा बीटा के बीच में के आना चाहिए, वो वाला कंडीशन फर्स्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कोई रियल नंबर के है और जो रूट्स है अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो बेसिकली वो रियल नंबर से स्मॉलर है, मतलब लेस देन है। तो वो वाले हमने दो कंडीशन पढ़ा था और क्वेश्चन भी सोल्व किया था। अभी स्टूडेंट बाकी के जो रिमेनिंग तीन कंडीशन है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिखा देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे एवरीवन प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, f of x is equal to a times x square plus bx plus c is equal to 0, या यहाँ पे f of x नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। f of x कुछ नहीं है, जो हम लोग y यूज करते थे ना, y is equal to a times x square plus bx plus c। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, दो क्वाड्रेटिक देखो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये था आपके पास y is equal to a times x square plus bx plus c, और दूसरा आपको पता है y is equal to 0। इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके पास, तो आपको पता है इसके दो रूट मिलेंगे और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई रियल नंबर है और हम अगर बोल रहे हैं कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा बीटा, अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, वो मोर देन के होना चाहिए। ठीक है, के क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे कोई रियल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के से बड़े होने चाहिए, तो क्या कंडीशन फॉलो होने चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। तो ये कंडीशन कहाँ से मिली, पहले तो सबको पता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आपको चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, रियल रूट एग्जिस्ट तो होना चाहिए ना। एग्जिस्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहा तो वो वाले केस में दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहा तो वो वाले केस में दो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ये कैसे आया फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि अभी हम ग्राफ बना के देख सकते हैं। ठीक है, कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे यहाँ पे में, और वो रियल रूट होने चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई रियल नंबर है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो के से बड़े होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि रियल रूट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला कैसे आए वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एवरीवन। यहाँ पे मैंने जो ग्राफ लिया है ये वाला आपको देख के ही पता चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। दो और ग्राफ बनाएंगे तो चारों में आपको ऑब्जर्व करके देखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता है, क्योंकि अभी हमें बोला नहीं है कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको पता है अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव हुआ तो वो वाले केस में अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव हुआ तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा ये बीटा और ये जो एक्स एक्सिस है इसको आप बेसिकली y इज इक्वल टू 0 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। समझ में आया आपको? तो बेसिकली एक ही टाइम पे हम ये वाली चीज y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया, एंड दूसरा y इज इक्वल टू 0, ये दोनों को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं यहाँ पे एक साथ। ठीक है, प्लीज बताइए। और y की जगह हम अभी क्वेश्चन में f ऑफ x भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब वही है कि आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो x के टर्म में लिखा है। एवरीवन प्लीज मुझे बताइए, किसी को कुछ डाउट है अभी तक? नो मैम। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला चीज तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी और क्या देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा बीटा, वो कोई रियल नंबर के से बड़े होने चाहिए। तो ग्राफ के अगर हम देखें यहाँ पे ग्राफिकली,
ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा है, क्योंकि यहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फा आपको दिख रहा है, यहाँ पे बीटा। तो बेसिकली अगर मैं बोल रही हूँ कि रूट्स के से बड़े होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अल्फा और बीटा के एकदम लेफ्ट साइड में आएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे होगा, तो करस्पॉन्डिंग उसके एफ ऑफ के की वैल्यू की बात करूं मैं, ठीक है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो देखो यहाँ से आपको देख के पता चलेगा कि जो आपका जो कर्व है, एक क्वाड्रेटिक कर्व बोल सकती है, जो पैराबोला है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव मिल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए, अगर के मैंने यहाँ पे लिया अल्फा और बीटा के एकदम लेफ्ट साइड में लिया, तो करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की वैल्यू बात करूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। एग्री करेंगे ना आप लोग? यहाँ पे ए इंटू एफ ऑफ के, ये आपको मिल गया पॉजिटिव। ये वाले केस में भी अगर इसकी बात करी जाए तो स्टूडेंट देखिए, क्योंकि आपका जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो के से बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, तो के डेफिनेटली अल्फा बीटा के एकदम लेफ्ट साइड में रहेगा, अल्फा और बीटा दोनों के से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो के यहाँ पे है, तो करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की वैल्यू बात करूं, मतलब बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो स्टूडेंट यहाँ से आपको देख के पता चलेगा ग्राफ से कि वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैराबोला ये वाली वैल्यू पे आपका एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाली बात। तो अभी क्या हो रहा है, ये वाले केस में आपने डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला लिया था और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है ए नेगेटिव है और एफ ऑफ के की वैल्यू भी नेगेटिव मिल रही है, लेकिन आप ए और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। स्टूडेंट बताइए, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आंसर मिलता है। ये वाली बात समझ में आई? तो ये दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, वैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप चारों में ऑब्जर्व करके कंडीशन लिख रहे हो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? आप चाहे तो मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस भी दिखा सकती है। यहाँ पे देखो, ओके, सपोज यहाँ पे मैंने, ओके, ये वाले केस में क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया और ए आपका ये ग्रेटर देन 0 वाला है, क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मैंने लिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा सेम मिल रहा है आपको। ठीक है, रूट्स यहाँ पे आप अल्फा इज इक्वल टू बीटा बोल रहे हैं और यहाँ पे कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की वैल्यू, वो आपको पॉजिटिव मिल रही है। तो आप यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी आपको पता है, तो ए और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव मिलेगा। वैसे ही आप डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला लेंगे, ठीक है, अच्छे से नहीं बनाइए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने क्या किया है, ए की वैल्यू लेस देन 0 है एंड डिस्क्रिमिनेंट आपने इक्वल टू 0 लिया है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अगर मैं के ले रही हूँ, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो के से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे के रहेगा, रेंडमली मैं के ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के की बात की जाए वो नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, लेकिन आप, ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ पे ए और एफ ऑफ के को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए भी नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आया। ठीक है, तो चारों केस को ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, ये वाला सेकंड वाला, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई सबको? प्लीज बताइए। अगर Yes. ये क्वेश्चन आपको याद नहीं, अच्छा वैसे तो आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इतना पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे और रियल रूट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो रियल रूट्स कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। और अभी आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको हमेशा पैराबोला देते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो चारों ग्राफ में ऑब्जर्व करके आप कंडीशन लिखना है। तो ये वाला चारों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला भी। ठीक है, अभी ये कैसे आया, थर्ड कंडीशन स्टूडेंट मैंने लिखा है माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। ये आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे आया स्टूडेंट। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे होता है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स आपको पता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, वर्टेक्स पे आपको ये पैराबोला की, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया माइनस बी बाई टू ए। यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स है, तो ये आपकी वैल्यू होगी माइनस बी बाई टू ए एक्स एक्सिस पे।
अब स्टूडेंट ऑब्जर्व कर लीजिए, चारों ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेसिकली के कहाँ पे है, अल्फा और बीटा से छोटा है के, तो बी, ओके, माइनस बी बाई टू ए बेसिकली अल्फा एंड बीटा के बीच में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes. हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो माइनस बी बाई टू इधर आ रहा है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे आप चारों ग्राफ में, तो आप ये चीज बोल सकते हो कि आपका जो के है वो लेस देन माइनस बी बाई टू ए है। ठीक है, या दूसरे वे में बोलना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के। और माइनस बी बाई टू ए क्या है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। प्लीज बताइए, सब जगह ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। तो ये तीनों कंडीशन का आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कब, जब आपको बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कोई रियल नंबर के से बड़े हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपका फॉलो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। Yes. ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि आपका जो रियल नंबर लिया है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा लिए थे हमने, और वो वाले केस में जो रूट्स है वो लेस देन के लिया था। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि रूट्स आपका ग्रेटर देन के है। ठीक है, तो हम ये थर्ड केस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड फिर हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तीनों कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द रूट्स आर ग्रेटर देन टू। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा जो रूट्स है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो टू से बड़े होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लिखना चाहे हियर, जो के की बात कर रहे हैं रियल नंबर, उसकी वैल्यू यहाँ पे टू है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि हमने जो कंडीशन पढ़ा है वो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो हियर के वैल्यू इज टू। और अभी स्टूडेंट जो हमने कंडीशन पढ़ी थी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। पहला चीज क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड केस याद है किसी को, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी पॉजिटिव। अगर आपको भूल जाते हो कंडीशन तो आप उसी टाइम इंस्टेंटली डिराइव कर सकते हो ग्राफ को ऑब्जर्व करके। कोई भी ग्राफ बना लीजिए, जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो वाला केस बना लीजिए। ठीक है, तो वो वाले केस में जब एक पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ए नेगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एंड क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है? थर्ड Yes, ma'am. कंडीशन की बात की जाए, थर्ड कंडीशन क्या था हमारा, माइनस बी बाई B टू ए upon 2a greater than के। वेरी Okay. गुड, वन सेकेंड, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे वेरी गुड, तो आप इसको मतलब ऐसा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम ही आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंडीशन याद हो जाएगी यहाँ पे। सो एक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन तीनों फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमें यूज होने वाले पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं y की जगह एफ ऑफ एक्स यूज कर रही, क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पे एफ ऑफ के लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट साइड है वो आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप चाहे तो y इज इक्वल टू लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि मैंने जो कंडीशन लिखी है वहाँ पे एफ ऑफ के लिखा है, ताकि वो आपको समझ में आए कि मैम ने x की जगह के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इसके लिए मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख रही हूँ। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई सबको? yes, ma'am. स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे के की वैल्यू टू है, तो सेकंड कंडीशन में हमें एफ ऑफ टू यूज होने वाला है। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ टू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते, ताकि फिर हम जब सोल्व करें तो वहाँ पे कोई मतलब कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स की वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा सोल्व करके मुझे बताइए। टू का स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा एम माइनस थ्री इंटू टू एंड प्लस एम। ठीक है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फोर माइनस टू एम एंड यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 6 हो गया एंड यहाँ पे m। कुछ मिस्टेक रहेगा तो स्टूडेंट प्लीज बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस m मिल रहा है। एक बार चेक कर लीजिए सब स्टूडेंट, सही लिखा है कि नहीं?
एवरीवन कैलकुलेशन चेक कीजिए। यस मैम ठीक है। ओके Yes, ma'am. Ma'am. अच्छा स्टूडेंट, ये वाला मैंने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन में यूज होगा। ठीक है, अभी आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू है क्या, बेसिकली एम, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, बेसिकली ऐसा हम बोल रहे, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको स्टूडेंट 1 मिल रही है, डी की वैल्यू मिल रही है माइनस ऑफ एम माइनस 3। ठीक है, एन कॉन्स्टेंट टर्म आपको मिल रही है एम। ठीक है, तो पहला केस अभी यहाँ पे ले लेते हैं हम। फर्स्ट केस, जब डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सब लोग मुझे डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट करके बताइए स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आप पता करते बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए माइनस ऑफ एम माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एम। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट कंपेयर कीजिए, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिए मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बेसिकली 1 है, एंड कॉन्स्टेंट टर्म की बात की जाए वो m है। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर m माइनस 3 है, तो आप उसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस माइनस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। ये आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं अभी। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया अभी हमारे पास, तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लेकिन पहले इसको ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो गया माइनस 6m प्लस 9, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 4m इज ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया है एम स्क्वायर, ये दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो माइनस 10m प्लस 9। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारा एम क्या है, फैक्टर्स, मतलब इसको फैक्टर्स फाइंड करना है बेसिकली हमें। तो आपके पास चॉइस है, या तो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है, या चाहे तो फॉर्मूला मेथड लगा लीजिए, आपको जैसा इजी लगे वैसा कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिखने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट टू टर्म से m कॉमन ले तो m माइनस 9, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे मिलेगा m माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। उसके बाद की बात की जाए तो यहाँ पे हमें मिल रहा है m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा, एक Yes, स्टूडेंट ma'am. ने हैंड रेज किया है, सानिया ने। मैम सानिया प्लीज बताइए। मैम यहाँ 6 कैसे आया? ये वाला, सेकंड। यस मैम। अच्छा देखो यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, या आइडेंटिटी याद है वो, तो वो ऐसा था ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा था, याद है आपको? तो यहाँ पे यस मैम। m यस मैम आ स्क्वायर, गया अब। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 6 मिल गए, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट अगर आपको वेवी कर्व मेथड याद है अच्छे से, तो यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या आने वाला है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको रफली करके दिखा देती हूँ। ठीक है, वेवी कर्व मेथड होगा, क्योंकि आप देखेंगे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसमें जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अभी क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ईच लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है, जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो आपको नंबर लाइन पे ऐसे यहाँ पे दिखाना है। यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 9, फर्स्ट फैक्टर हमें क्रिटिकल पॉइंट 1 दे रहा है, ये 9 दे रहा है, तो यहाँ पे 1 है हमारे पास, यहाँ पे 9। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 9। तो 9 के एकदम एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन, क्योंकि ये जितने भी लीनियर फैक्टर है उनका पावर है 1, मतलब ओड पावर है, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। याद है ना सबको रूल, क्योंकि यहाँ पे यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा 1 वैल्यू इंक्लूड करनी है कि नहीं, और 9 के बारे में क्या ख्याल है आपका, इंक्लूड करे कि नहीं? इनइक्वालिटी देखिए यहाँ पे यस मैम इंक्लूड होगा। इंक्लूड होगा, वेरी गुड एवरीवन। तो यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे सॉलिड सर्कल, यहाँ पे भी मैं सॉलिड सर्कल दिखा देती हूँ ऊपर, सॉलिड सर्कल। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा रीजन लेंगे एवरीवन बताइए, क्योंकि M positive sign. पॉजिटिव वाला, वेरी गुड। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज, ठीक है, क्योंकि 1 वाली वैल्यू इंक्लूड की है। एक बार वापस से ब्रैकेट अच्छे से लगाते हो, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, फिर यूनियन हो गया क्लोज इंटरवल 9 कोमा ओपन इंफिनिटी। इंटरवल के फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट, ये जो इंटरवल मिला ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई होगी आई होप सबको। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। स्टूडेंट तो हमारा फर्स्ट केस हमने ले लिया, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये हमें मिला। अभी क्या करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में याद है आपको स्टूडेंट क्या किया था, सेकंड केस में हमने लिया था a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर a की बात की जाए ये वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू है 2, तो 1 इंटू एफ ऑफ 2 हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया एफ ऑफ 2। 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ 2 से, तो ये एफ ऑफ 2 मिलेगा ग्रेटर देन 0। और एफ ऑफ 2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था हमारे पास देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 हमारे पास आया था, ये देखिए 10 माइनस एम, ठीक है, 10 माइनस एम ग्रेटर देन 0। यहाँ से स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे 10 इज ग्रेटर देन m, या हम बोल सकते हैं m इज लेस देन 10, ठीक है। कैसे, क्योंकि 10 अगर m से बड़ा है इसका मतलब सेम है कि m आपका 10 से छोटा है, ठीक है। अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा लिखेंगे m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 10 ओपन इंटरवल, ठीक है। किसी को डाउट प्लीज पूछिए। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा सबको। Yes, ma'am. ओके, तो थर्ड केस यहाँ पे ही कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो थर्ड केस इधर ही ले लेते हैं। थर्ड केस में हमने क्या बोला था, जो वर्टेक्स का आपका एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a, वो आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन के चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं दिखा देती हूँ। ओके, बी देखिए यहाँ पे बी यूज नहीं किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, ये हो गया माइनस और ब्रैकेट में m माइनस 3 है, ठीक है, और a की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो मैं डायरेक्टली सेम चीज को यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे b की जगह में यहाँ पे एक सेकेंड इरेजर यूज कर लेते हैं स्टूडेंट। b की वैल्यू बात की जाए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो माइनस बी, ये माइनस माइनस हट जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा m माइनस 3 एंड a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू ए मतलब 2 हो गया। ये आपको ग्रेटर देन k चाहिए, k की वैल्यू है 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। तो माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन k की वैल्यू है 2, ठीक है। अभी स्टूडेंट डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास 0 होना चाहिए, 0 नहीं है। तो एक काम करेंगे, जो 2 जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे m माइनस 3 एंड यहाँ पे बात की जाए 2 2 4, ये आपका हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई सबको। Yes, ma'am. m माइनस 7 अपॉन 2, m माइनस 7 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, मैं इसको अगर रिमूव करना है तो एक काम कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है जब भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कुछ भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो मिलेगा, हमें मिलेगा m माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 2 रहेगा डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड राइट साइड में 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर अब बात की जाए तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसका मतलब हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल रहा है m इज ग्रेटर देन 7। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। m माइनस 7 ग्रेटर देन 0 आया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर आपने +7 कर दिया, ठीक है, तो इधर वाला 7 चला जाएगा, या एक काम कर सकते कि -7 को अपने राइट साइड में भेज दिया, ऐसा बोल सकते हो। तो हमें मिला है m ग्रेटर देन 7, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे इंटरवल के फॉर्म में तो हम लिखेंगे m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 इंफिनिटी,
ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी तीनों जो केस हमने लिए, तीनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है, कॉमन पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, लिख देते हैं वी हैव टू फाइंड intersection of cases 1, 2 and 3, मतलब तीनों के एक साथ में अभी सोल्व करके उनका कॉमन पोर्शन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, पहले वाले केस में क्या मिला था, m बिलोंग्स टू, हमें मिल रहा था ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1, क्लोज था यहाँ पे यूनियन क्लोज 9 कॉमा ओपन इंफिनिटी, ये था। ठीक है, ये फर्स्ट केस से था। सेकंड केस की बात की जाए, क्या था यहाँ पे सेकंड केस में, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 10, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 10, एंड थर्ड केस हमारे सामने है m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, और अभी इन तीनों का कॉमन पोर्शन हमें निकालना है। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे कहीं पे 1 ले लेते हैं, उसके बाद कौन सा है 1 के बाद, यहाँ पे 7 है, 9 है, 10 है। ठीक है स्टूडेंट, अभी बारी बारी अगर पहले वाले केस की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू इंक्लूडेड था, यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा 1 क्लोज, ये वाला हो गया। अभी यूनियन 9 क्लोज इंटरवल 9 कोमा ओपन इंफिनिटी, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट की बात करें, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 10, ओपन इंटरवल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे होलो सर्कल आएगा एंड ये डायरेक्शन। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, क्योंकि डायग्राम से हमको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा पोर्शन कॉमन है तीनों में। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी ओपन इंटरवल 7 कॉमा इंफिनिटी, ओपन इंटरवल है, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। एवरीवन, अभी सब लोग ऑब्जर्व करके मुझे बताइए कौन सा पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, फाइनल आंसर। एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, एंड कोई मुझे बताना चाहेगा कि मैम, या आप डायरेक्टली मुझे आंसर बताइए क्या इंटरवल आपके हिसाब से कॉमन आ रहा है यहाँ पे, प्लीज बताइए। डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे तीनों का जो भी हमने लिखा है उनका कॉमन पोर्शन चाहिए। ठीक है, ये वाला तो नहीं आ सकता है, इधर का भी नहीं आ सकता। मैं एक काम करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, आप लोग मुझे बताइए मैंने सही लिखा है कि नहीं। ओके, रेड पेन मैं यूज करती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखिए यहाँ पे एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको। स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम में देख ली, देखो देखो फर्स्ट केस में ये था, देखो अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, ये मिला था हमें ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 9 से इंफिनिटी। सेकंड में मिला है m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 10, एंड लास्ट में हमें मिला है m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 कॉमा इंफिनिटी। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली यही कॉमन मिल रहा है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो अगर आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 कॉमा ओपन 10। किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए। एवरीवन, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। आपको यही दिख रहा है ना? प्लीज चेक कर लीजिए, यही कॉमन दिख रहा हो तो कुछ दिख नहीं रहा अपने को। ठीक है, यस मैम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, अगर किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा केस था, जब आपको बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपका कोई रियल नंबर के से बड़े हैं, मोर देन रियल नंबर के हैं। तो हमने 3 कंडीशन यहाँ पे पढ़ा है उसके बारे में, और उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, सो व्हेन रूट्स आर मोर देन रियल नंबर के, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट दिखा देती हूँ अगर किसी को डाउट नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट केस हमारे पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको बोल रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है f of x इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स आपको पता है मिलेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन बिटवीन द नंबर k1 एंड k2, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 रियल नंबर है k1 और k2, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, जैसे अल्फा बीटा आप बोल दीजिए,
तो वो रूट्स बेसिकली ये 2 नंबर के बीच में आने चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली वो कहने का मतलब है कि वो वाला इंटरवल बोल सकते हैं, इंटरवल ओपन इंटरवल K1 K2 के बीच में आपको अल्फा बीटा मिलेगा। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन बिटवीन द नंबर्स K1 एंड K2 एंड यहाँ पे K1 लेस देन K2 है, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर नीडेड। ये कंडीशन कैसे आए वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, एवरीवन यहाँ से ध्यान दीजिए। तो ये वाला पार्ट में इरेज कर देती हूँ। सबको समझ में आ रहा है क्या ले रहे हैं? यहाँ पे 2 रियल नंबर है हमारे पास K1 K2 और क्वेश्चन में बोल रहे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है दोनों ये नंबर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे आएगी स्टूडेंट वो दिखा देती हूँ, क्योंकि रियल नंबर रूट्स एग्जिस्ट होने के लिए पहली चीज तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये वाला सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन कैसे लिखा उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं, अब बाकी के 2 आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला केस लिया है। यहाँ पे a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला लिया है। उसके साथ में आप 2 और ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 0, a पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में a नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड यहाँ पे जो पैराबोला है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या बात कर रहे हैं, ये जो रूट्स अल्फा बीटा है 2 रियल नंबर K1 और K2 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे देखो K1 दिखा दिया, यहाँ पे K2, उन दोनों के बीच में अल्फा बीटा लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर लीजिए, तो सपोज यहाँ पे कहीं पे K1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग में अगर एफ ऑफ K1 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए अगर K1 यहाँ पे है तो उसके एफ ऑफ K1 की बात मैं दूसरा कलर यूज कर देती हूँ। यहाँ से देखिए, आपको देख के पता चलेगा वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है एंड यहाँ से देख लीजिए K2 यहाँ पे है तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। समझ में आया स्टूडेंट? ये प्लीज बताइए। तो बेसिकली ये वाले ग्राफ में हम बात करें तो a इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव मिला, साथ में a इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव मिला। ठीक है, वैसे ही चारों ग्राफ में ऑब्जर्व करके सिंगल हम ये कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, K1 यहाँ पे अगर मैं उसके एफ ऑफ K1 की बात करूँ, देखिए तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा हाईलाइट ऐसा करके दिखाऊंगी ना, तो यहाँ पे आप बात करें एफ ऑफ K1 की, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू जब आपने x की वैल्यू K1 रखी है तो एफ ऑफ K1 की वैल्यू आपको नेगेटिव मिली है। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर K2 अगर आपने लिया उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K2 की बात कर रहे हैं, ग्राफ में देख के बताइए, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर आप a मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ K1 से, क्योंकि a ऑलरेडी नेगेटिव है ये वाले केस में और एफ ऑफ K1 भी नेगेटिव है, तो a और एफ ऑफ K1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, a क्योंकि ये सेकंड केस में a नेगेटिव है और एफ ऑफ K1 नेगेटिव है, एफ ऑफ K2 नेगेटिव है, तो आपने a को मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ K1 से तो पॉजिटिव मिल गया, a को मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ K2 से आपको पॉजिटिव आंसर मिला। ठीक है, वैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे उन सारे चारों ग्राफ को ऑब्जर्व करके यहाँ पे कॉमन कंडीशन लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दिखाई है आपको देखिए, a इंटू एफ ऑफ K1 शुड बी पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ से आई स्टूडेंट, क्योंकि आपके जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहे हैं और ये जो माइनस b/2a है क्या, ये वर्टेक्स का आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये वर्टेक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस पे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो आपको देख के ही पता चल रहा है माइनस b/2a K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो माइनस b/2a क्या हो रहा है यहाँ पे K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहा है। वैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाले 2 ग्राफ बनाएंगे, वहां से भी आप बता सकते हो कि माइनस b/2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ये चारों कंडीशन फॉलो करनी है, लेकिन कब, जब आपको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कोई 2 रियल नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। अच्छा स्टूडेंट, ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली यही कंडीशन यूज करेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ लेकिन ये सारी कंडीशन बिना यूज किए करा रही हूँ। ठीक है, कभी कभी होता है कि ऐसा क्वेश्चन दे देंगे
मतलब जो मैंने लिखा है वैसा ही दे रहे हैं, बट वहां पे मैं सारी कंडीशन यूज नहीं कर रही हूँ। बिना कंडीशन यूज किए जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं डायरेक्टली सोल्व करके दिखाने वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये इन जनरल अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेती हूँ स्टूडेंट, आप ऐसे ट्राई कर लीजिए, जो क्वेश्चन में दे रही हूँ ऐसा कंडीशन से ट्राई करना आपका होमवर्क है, अदरवाइज मैं उसको दूसरे मेथड से सोल्व करके आपको दिखा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन दिया रहता है इस टाइप का, आपको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कोई इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ये कंडीशन अप्लाई किए बगैर ही आपको आंसर आ जाता है, उसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एवरीवन, ये जे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एवरीवन रीड केयरफुली। ठीक है, और फिर आप पूछेंगे मैम आपने बिना कंडीशन यूज किए क्यों किया, वो भी मैं बताऊंगी क्यों किया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ x square minus 2kx plus k square minus 1 equal to 0 lie between -2 and 4, then the interval in which k lies is। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप कंडीशन यूज करने जाएंगे चारों, फिर उनका इंटरसेक्शन लेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, मैं उसको लिख लेती हूँ एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो 3 टर्म दी है, डायरेक्टली ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 टर्म, इसके लिए मैंने सोचा कि इसको कंडीशन यूज किए बगैर मैं सोल्व करती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, x माइनस के का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे है आपके पास -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी कुछ स्टूडेंट आइडेंटिटी यूज करेंगे, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल ट्रिक है, मतलब अलग अलग मेथड, एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग 3-4 मेथड से कर सकते हो। यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, सिंपल ट्रिक, x माइनस के का होल स्क्वायर है और ये -1 को सपोज उधर राइट साइड में भेज दिया तो 1 हो गया। ठीक है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे भी करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको स्टूडेंट, x की 2 वैल्यू मिल गई, तो बेसिकली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से फाइंड कर दिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो रहा है, लेकिन वो कब, जब आपको कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे तब आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। अदरवाइज मैंने कंडीशन आपको बताई है, वैसे आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाली चीज से मैं क्या लिखना चाह रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से मैं ये डायरेक्टली लिख सकती हूँ, x माइनस के इज इक्वल टू प्लस और -1। किसी को डाउट है क्यों, क्योंकि x माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मतलब x माइनस के प्लस या -1 हो सकता है। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हो ये वाली बात से? यस मैम। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 रूट फाइंड कर लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस के इज इक्वल टू 1 और दूसरा यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस के इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से बात की जाए, एक तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, k प्लस 1 मिल गई, दूसरी की बात की जाए x की वैल्यू हो गई k माइनस 1, मतलब आपने रूट फाइंड कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, और जो क्वेश्चन में बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है -2 and 4 के बीच में लाई करना है, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आप 1 मिनट से कम में सोल्व करेंगे, आप ये चाहे तो कंडीशन वाला यूज कर लीजिए, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली सोल्व क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि इसके रूट्स निकालना बहुत ईजी है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। मैथ्स में एक क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, मैंने कंडीशन बताई, वैसे भी कीजिए सेम आंसर आएगा, ऐसे डायरेक्टली भी करेंगे तो सेम आंसर। ठीक है, तो रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, और क्या बोला है, इसके रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -2 and 4 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज -2 इज लेस देन k प्लस 1 लेस देन 4, एंड दूसरा आप लिख सकते हैं -2 इज लेस देन k माइनस 1 लेस देन 4। सबको समझ में आया? रूट्स यहाँ से आपको एक k प्लस 1 मिला, दूसरा मिला k माइनस 1, और वो रूट्स आपका -2 and 4 के बीच में लाई करना चाहिए, तो मैं ऐसा कंडीशन लिख सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, एवरीवन? अच्छा स्टूडेंट, अभी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी इनइक्वालिटी, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इनइक्वालिटी को साथ में लिखा है, 2 को कैसे साथ में लिखा है वो बता देती हूँ।
इसका मतलब है एक तो -2 इज लेस देन k+1 एंड k+1 इज लेस देन 4। दो इनइक्वालिटी को साथ में लिखा है। अभी स्टूडेंट मुझे k की वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो एक काम कर सकती है, जो पहले वाला इनइक्वालिटी जो मैं टिक मार्क कर रही हूँ, इसके दोनों साइड में मतलब बेसिकली थ्रू आउट में यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट कर देती। क्यों? रीजन ये है क्योंकि मुझे सिर्फ k के बारे में बात करनी थी कि k कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कौन से इंटरवल में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थ्रू आउट -1 ऐड कर देती हूँ, या बोल सकते हैं आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ k चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देती हूँ दिस इम्प्लाइज -2 -1 लेस देन k+1 -1। ऐसा लिखना तो ऐसा लिख लीजिए, आपके लिए मैं पूरा डिटेल में लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, +1 कर रही हूँ सब में, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है क्यों किया? रीजन ये है बेसिकली हमें k के बारे में बात करनी है, इसके लिए मैं ये जो भी कांस्टेंट दिख रही है उसको मैं हटाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ऊपर वाले में क्या किया, यहाँ पे -1 मतलब मैंने इनइक्वालिटी के थ्रू आउट -1 ऐड कर दिया बोल सकते हैं, या 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ वाले केस में इसमें मैंने क्या 1 ऐड किया है। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है? प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, अभी इसको सोल्व करके कोई मुझे बता दीजिए क्या आ रहा है आपका। यहाँ से मुझे मिल रहा है -3 लेस देन k लेस देन 3, ठीक है। एंड इसकी बात की जाए स्टूडेंट, ये हो रहा है आपके पास -1 लेस देन k लेस देन 5, ठीक है। अभी इनका इंटरसेक्शन लेना बहुत ईजी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। नंबर लाइन हमारे पास है यहाँ पे कहीं पे -3, ओके, क्या क्या था हमारे पास, -3 से 3, ठीक है। ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इन दोनों के एक तो ये हो गया इंटरवल। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, -1 से 5 तक, -1 से 5। तो -1 कहाँ पे आएगा, कोई मुझे बताएगा? -3 के राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा? एनीवन? राइट साइड। राइट साइड। साइड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 कहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन इन दोनों के बीच वाला। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करके मुझे बताइए कौन सा पोर्शन कॉमन है, यहाँ पे मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। एवरीवन? -1 से 3। वेरी गुड, -1 से 3, एक्सीलेंट। तो ये वाला पोर्शन कॉमन हमें दिख रहा है, तो ये वाला हम लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज, हमने किसकी वैल्यू निकाली, k की निकाली है ना, हाँ। दिस इम्प्लाइज k बिलोंग्स टू अपर इंटरवल -1 से 3। स्टूडेंट समझ में आए कितना जल्दी आंसर आया? अदरवाइज आपको 4 केस लेना पड़ता, उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ता। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको अगर दिख रहा है कि वो क्वेश्चन को हम दूसरे सिंपल वे में कर सकते, तो सिंपल वे ट्राई कीजिए, ठीक है। कंडीशन तो इन जनरल ट्रू है ही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो रहा है, ओपन Yes, ma'am. इंटरवल -1 से 3। स्टूडेंट किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते जो लास्ट है, फिर हमारा क्वाड्रेटिक यहाँ पे हाँ, इसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. पक्का ना? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट कंडीशन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन बोल सकते हो, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे आपको, एग्जैक्टली 1 रूट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई इंटरवल में लाई कर, एक ही रूट चाहिए उनको। मतलब जैसे अगर आपको बोल रहे k1 k2 दो रियल नंबर है, तो वो कहने का मतलब है कि ओपन इंटरवल k1 k2 में एक ही रूट आपको चाहिए, या तो अल्फा चाहिए या बीटा चाहिए, ठीक है। तो अगर डायग्रामेटिकली बात की जाए तो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे रूट्स की बात कर रहे हैं, 2 रूट्स है आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला केस लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एग्जैक्टली एक रूट ये इंटरवल में आपको चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने अलग से लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल कंडीशन लिखी है, लेकिन वो आया कैसे वो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास k1 एंड k2 दो रियल नंबर है, और क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है एग्जैक्टली एक ही रूट आपको इंटरवल k1 ओपन इंटरवल k1 एंड k2 में चाहिए। तो या तो ऐसा जैसे मैंने डायग्राम बनाया है वैसा बना लीजिए, देखो ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है मैं यहाँ पे टिक करती हूँ, ये वाला।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे अल्फा को मैंने ओपन इंटरवल K1 एंड K2 में लिया। आप चाहे तो बीटा को ले लीजिए, तो जहाँ पे K2 है वहाँ पे K1 लिख दीजिए और बीटा के राइट साइड में आप K2 लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग वे में आप अपना दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन जो फाइनल है वो सेम यही आएगी। कैसे आएगी, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एक रूट आपको ओपन इंटरवल K1 एंड K2 में चाहिए। मतलब K1 एंड K2 जो एक्स एक्सिस पे जो रियल नंबर आपको दिख रहे हैं उनके बीच में एक ही रूट चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैंने K1 यहाँ पे लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K1 की बात करूं स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताइए क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एंड लेके अगर K2 मैंने इधर लिया है, देखो क्योंकि एग्जैक्टली एक रूट की बात कर रहे हैं K1 एंड K2 के बीच में, तो K2 यहाँ पे मैंने लिया है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K2 की बात करेंगे, वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर देगा। ठीक है, वैसे ही आप चाहे तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा क्या लेंगे, या चाहे तो बीटा को ही ले लीजिए K1 एंड K2 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या कहने का ट्राई कर रही हूँ। वैसे ही मैंने यहाँ पे जब आपके पास डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है वो वाला डायग्राम दिखाया है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जैक्टली एक रूट आपका ओपन इंटरवल K1 K2 में चाहिए, तो मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट होना ही चाहिए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट आपको पता तब मिलेगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनाइए या ऐसा डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे भी देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने K1 लिया है, यहाँ पे K2 लिया है और अल्फा K1 K2 के बीच में लिया है। तो ये वाले केस में K1 की ओके K1 यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिया है मैंने, तो एफ ऑफ K1 की बात की जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एफ ऑफ K2 की बात की जाए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका लेस देन 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट आपको कोई इंटरवल में चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लाई इन द इंटरवल K1 K2, ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखना है, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी लेस देन 0। अगर कंडीशन याद नहीं है तो डायग्राम बना के देख लीजिए। ठीक है, तो वहां से भी आप डिराइव कर पाएंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिया है वो हम डिस्कस करते हैं, वो भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Find all possible value of a for which exactly one root of this quadratic equation lies in the interval ओपन इंटरवल 0,3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्टली पिछले वाले केस की बात की जाए तो यहाँ से देखो, पहले मैं एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख देती हूँ। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, ये आपका एफ ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली एक रूट आपको चाहिए ये वाले इंटरवल में, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एफ ऑफ एक्स मतलब में पूरा नहीं लिखा है, उस इक्वल टू 0 मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट आपको चाहिए लाइज इन द इंटरवल 0,3 ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, हमने अभी कंडीशन पढ़ा है एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, मतलब एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 3 का साइन बेसिकली अपोजिट हो गया, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव आएगा, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 आया। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं एवरीवन, प्लीज मुझे बताइए, एफ ऑफ एक्स सामने है तो एफ ऑफ 0 निकाल सकते हैं सब लोग। तो पहले मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे। एफ ऑफ 0 कौन बताएगा मुझे, यहाँ से ये हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी हो गया 0, फिर मुझे मिल रहा है यहाँ पे ओके 0 माइनस 0 कर दीजिए प्लस 2। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू की बात की जाए तो 2 टाइम्स ए आ रहा है 2a। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। एफ ऑफ 3 बताइए कोई मुझे, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे a प्लस 1 इंटू 3, एंड यहाँ पे एक्स स्टूडेंट अच्छे से लिख देते हैं, एंड यहाँ पे है हमारे प्लस 2a। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 माइनस 3a, एंड ये हो गया माइनस 3 प्लस 2a। कोई मुझे सिंप्लीफाई करके बता सकता है क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू? 9 minus a minus 3।
ओके 9 - 3 क्या हो गया, आई थिंक 6, एक बार लिख देती हूँ, ये हो गया 6, वेरी गुड। यहाँ पे ट्राई किया एंड यहाँ पे -3 एंड +2a, आई थिंक ये -a मिल रहा है स्टूडेंट। Yes, ma'am. थैंक यू, Yes, ma'am. वेरी गुड, आपने एकदम अच्छे से ट्राई किया। अभी क्या करेंगे, सिर्फ ये कंडीशन लेंगे, ठीक है। सो नाउ f(0) into f(3) less than 0, this implies f(0) की वैल्यू आई थिंक 2a थी एंड इसकी वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी, 6 - a, वेरी गुड, लेस देन 0। वेविकॉ मेथड अप्लाई करना चाहे डायरेक्टली कर लीजिए, नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 2 दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी को, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अच्छा स्टूडेंट, अभी वेविकॉ मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता था, जितने भी लीनियर फैक्टर है जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका कोएफिशिएंट चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो एक नेगेटिव हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या -1 से डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी जो भी लिखना है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है। अगर मैं -1 से इनइक्वालिटी को दोनों साइड को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूँ, ये वाली ब्रैकेट में चेंज करूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा a - 6, मतलब -6 + a मतलब a - 6, ठीक है। और ये आपका लेस देन की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर से अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, या लेस देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर इक्वल टू हो जाता। अभी आई थिंक इजी है, नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट 0 आ रहा है, 6 आ रहा है मेरे हिसाब से, सब लोग चेक कीजिए। जो भी लीनियर फैक्टर है दोनों का पावर है ओड, पावर है 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये वाली वैल्यू इंक्लूड करेंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि ये आपको पता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का, यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। प्लीज बताइए यहाँ से क्या लिखूं, पॉजिटिव रीजन, तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 6 से इंफिनिटी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। सही No, लिखा है, पक्का सबको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हो गया कंप्लीट। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो अगर इसी में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो टर्म है आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगी, फिर हम जो एक एक्चुअल जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो बाइनोमियल थ्योरम के लिए कुछ टर्म आपका उसका मीनिंग जानना जरूरी है वो मैं डिस्कस करूंगी बस, ठीक है। कर सकते हैं ना स्टूडेंट, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देती हूँ, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है, संडे को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना, कुछ डाउट रहेगा तो मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अदरवाइज तो अभी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं उसका मीनिंग मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं उसका जस्ट डिस्कशन हल कर लेते हैं। तो पहला टर्म जो आपको यूज होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में वो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो अभी स्टूडेंट किसी को अगर आंसर करना है तो प्लीज बताइए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अभी जस्ट हम उसका डिस्कशन करने वाले। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको कुछ बोलना है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड का, ओके। एवरीवन कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई भी स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए, रोंग हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करेक्ट करूंगी ना अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो, ठीक है। अच्छा यहाँ से स्टूडेंट एक्सप्रेशन आपने पढ़ा ना, जैसे मैं कुछ भी लिख के दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5, ये एक्सप्रेशन हो गया। कितने टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे? एक टर्म है सिंगल, तो इसको तो आपको पता है, इसको मैं मोनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकती हूँ। अगर मैंने लिख दिया 5 प्लस जैसे 3x, इसमें कितने टर्म है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, टर्म पता है स्टूडेंट आपको क्या होता है? देखो ये एक टर्म हो गई,
ये दूसरा टर्म हो गया। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उसमें 2 टर्म होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है अभी भी। कितने टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन में? 2 टर्म, 2 टर्म। अच्छा हाँ, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था, उसमें थोड़ा अलग कंडीशन था, वहां पे भी हमने बाइनोमियल क्या है पोलिनोमियल का एक टाइप में पढ़ा था ना। लेकिन वो वाला टेंशन मत लीजिए, वहां पे अलग बात कर रहे थे हम। वहां पे क्या हो रहा था कि जो आपका वेरिएबल यूज था वहां पे उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, ये हमने बात करी थी ना। तो वो वाले अभी के लिए अभी मतलब याद तो रखना, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं इन जनरल बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको 2 टर्म दिख रहे हो, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट टर्म बोल सकते हो या डिसिमिलर टर्म। कभी कभी क्यों 2 यहाँ पे मैं बोल रही हूँ डिसिमिलर बोल सकते हैं या डिस्टिंक्ट टर्म, इसका मतलब क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सिंगल टर्म है स्टूडेंट 5 + 7, क्योंकि ये दोनों आपको एक जैसा दिख रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करके आप बेसिकली 12 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने 12 लिखा तो ये मोनोमियल, ठीक है, सिंगल एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे सिंगल टर्म प्रेजेंट है। अगर आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करनी है तो जो टर्म आप लिख रहे हो दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, बीच में प्लस माइनस आपका आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसका एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ, सबको आइडिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है, क्योंकि जो बाइनोमियल थियरम है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर ही है, तो इसके लिए आपको इसका मीनिंग जानना जरूरी है। तो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ या कंसिस्ट ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स कनेक्टेड बाय, ओके, ये वाला मैं ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, लेकिन आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन में ये लिखने वाली हूँ, लेकिन आपको देख के भी पता चलेगा कोई एक्सप्रेशन है उसमें अगर आपको 2 टर्म्स दिख रहे तो वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है, is called binomial expression। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से मुझे 1 by 1, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अभी स्टूडेंट मुझे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से दीजिए, चैट सेक्शन में बता सकते हैं, एग्जाम्पल आप वाले में लिखने वाली हूँ, लेकिन याद रखना एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कुछ झंझट नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है, जो अगर आपने टर्म्स लिखी ना, डिनोमिनेटर में भी लिखा, जैसे मैंने बोल दिया 1/x + 1/y³, तो 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आप कुछ मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे सानिया ने हैंड रेज किया है, सानिया प्लीज बताइए। मैम 1/2x + 2/3y। 2/3y, एक्सीलेंट, सब लोग एग्री करेंगे ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2 टर्म आपको दिख रही है तो ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाकी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे, एनीवन। कॉन्स्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी ऐड कर सकते हो, कि जैसे अगर मैं कुछ भी रैंडमली लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे, जैसे 5x + 7, तो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। आप अब और एग्जाम्पल देना चाहे जैसे 1/x - 1/x³, तो ये भी स्टूडेंट क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे अविनय ने एक एग्जाम्पल दिया 4 - 5y, एक्सीलेंट, वेरी गुड, 4 - 5y इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग समझ में आया सबको? क्या हो रहा है, एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं, और वो जो टर्म्स सब बेसिकली प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलेंगे, वो एक्सप्रेशन आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। प्रियंका ने भी एग्जांपल दिया 2x + 3, वेरी गुड। स्मृति ने 3 - x³, वेरी गुड। टीना ने भी एग्जांपल दिया 4 + 5x, वेरी गुड। मतलब सबको समझ में आया बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल और लिख सकते हो। किसी को डाउट है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो एक चीज आज के लिए और डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक फैक्टोरियल नोटेशन सुना होगा, सिर्फ उसमें मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, तो वो आज के लिए हम कंप्लीट कर लेते, ताकि फिर आप कल बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है।
तो आज के लिए मैं एक चीज और डिस्कस करने वाली हूँ, फैक्टोरियल नोटेशन। बहुत इजी है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फैक्टोरियल नोटेशन, ये कैसा नोटेशन होता है स्टूडेंट, इंग्लिश में भी आपने देखा हुआ है, तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये वाला नोटेशन याद है सबको, ये वाला Yes, एक्सक्लेमेशन वाला, लेकिन इसमें मैथ्स में कैसे रीड करते हैं, फैक्टोरियल। factorial. ये वाला नोटेशन या ये एल जैसा दिखता है ना, ऐसा देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया इसको भी एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन, ठीक है, और मैंने ऐसा लिख दिया तो दोनों का मीनिंग है सेम। कई बुक्स में ये वाला नोटेशन यूज होता है, कई बुक्स में ये वाला नोटेशन, ठीक है, समझ में आया। ये एल जैसा दिख रहा है, बीच में एन दिख रहा है, तो ये एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए डिफाइंड होता है वो हम फटाफट आज के लिए डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, ये जो आप चाहे तो एन की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, लेकिन यूजुअली एन मिलता है हमें, तो मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास एन कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये जो मैं ये वाला नोटेशन यूज कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ज्यादातर हम ये वाला यूज करते हैं, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब भी वही है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, ma'am. आपको लिखना है तो इधर लिख के दिखा देती हूँ, कोई स्टूडेंट कभी कभी नोटेशन ये दिख गया पेपर में तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल है ये होता क्या है, फैक्टोरियल एन। तो बेसिकली ये होता क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास एन कोई नेचुरल नंबर है और ये एन फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ पे लिख देती है दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 1 नेचुरल नंबर, मतलब 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल लिखा मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, सो 1 into 2 कितना आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। वैसे ही अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूं तो यहाँ से आपको पता है 1 3 into into 2 into 1. अच्छा मैंने ऐसे लिखा है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया 1 into 2 into 3, आप 3 into 2 into 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे तो मीनिंग सेम है यहाँ पे, लेकिन वो क्या चीज है, प्रोडक्ट है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का, ये 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास कितना हो गया स्टूडेंट, 6, वेरी गुड। अभी एक और मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप इसको 1 into 2 into 3 into 4 लिखिए, या 4 into 3 into 2 into 1, मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास आएगा 24। 24. बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. यहाँ पे स्टूडेंट एक नोट करके या रिमार्क करके लिख लीजिए, जो हम ये फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे वो लिख के बता देती हूँ, इन जनरल मैं बता रही हूँ। जैसे 4 फैक्टोरियल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल मैंने ऐसा लिखा 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है, ऐसा लिखा सपोज। तो ये स्टार्टिंग का 3 टर्म है, मैं ऐसा 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकती हूँ ना इसको, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर और 4 का एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तो मतलब 4 into 3 फैक्टोरियल ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब क्या है, आप अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर है तो n फैक्टोरियल को आप n into n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सो n से पहले n minus 1 टर्म आएगा, उससे पहले n minus 2 आएगा, ऐसा करके आपको 1 2 3 ऐसा सब टर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप n को ऐसा रखे और बाकी टर्म्स को n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, सिर्फ एक लास्ट चीज मुझे बतानी है यहाँ पे। अच्छा अभी आप बोलेंगे मैम आप बता रहे हैं कि फैक्टोरियल जो नोटेशन है एन फैक्टोरियल वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे देखो, ये जो मैं आपको अभी बताया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू रख दूं यहाँ पे 1, तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप बोलेंगे मैम 1 फैक्टोरियल आ रहा है, राइट साइड की बात करें तो 1 into 1 minus 1 फैक्टोरियल आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या आ रहे हैं, 1 फैक्टोरियल आपको पता है अभी किया है 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो रहा है स्टूडेंट, 1 minus 1 0, 0. ये फैक्टोरियल। लेकिन अभी हमने क्या बात करी थी स्टूडेंट, n फैक्टोरियल क्या है, वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस क्या है, यहाँ पे वो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे स्टार करके लिख दीजिए, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1
ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने नेचुरल नंबर के लिए n फैक्टोरियल डिफाइन किया था, लेकिन क्या हुआ कि अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो ये जो हमने रूल लिखा है बेसिकली राइट साइड में आ रहा है 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक क्या है कंफ्यूजन, ये है कि राइट साइड में देखेंगे तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल ऐसा आ रहा है, तो हम 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू ले ताकि आपको 1 मिले, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 है एंड राइट साइड में 1 इंटू 0 फैक्टोरियल है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सब मैथमेटिशियन ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा। इसके लिए दिस इज एक्सेप्शनल केस, लेकिन आपको याद रखना है n फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, बट 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट 1 लिया है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes. इसको दूसरे तरीके से भी मैं समझाऊंगी जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि अभी मैंने वो कराया नहीं है, तो वो वाला ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. पक्का ना? तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ओके,